बाबुल का आंगन। केशव के ऑफिस जाने के बाद शालिनी बाकी बचे कामों को पूरा करने में ही लगी थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही उधर से केशव की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोरा नहर छूट जाए। सुनने के तुम्हारे दिन लग गए। तुम्हारा बरसों का बनवास खत्म हो गया और वह चिर प्रतीक्षित न्योता आ गया, जिसका तुम्हें पूरे 15 बरसों से इंतजार था। यूं पहेलियां मत बुझाए, साफ साफ बताए कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर विष्णु भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि न कभी तुम्हारी शक्ल देखेंगे और न अपने घर की देहरी लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की शादी में आने के लिए कार्ड और उसके साथ तुम्हें मनाने के लिए एक पत्र भी भेजा है। शायद उन्हें फ्लैट का पता मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र आया है। केशव की बातें सुन हतप्रभ शालिनी के आश्चर्य की सीमा न रही। स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वह कभी भुला नहीं पाती। आज मायके से संदेशा पा उसका मन चंचल पक्षी बन अतीत की गलियों में विचरने लगा। उसके पापा आशुतोष माथुर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती थी। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े थे विष्णु भैया, उसके बाद शैलदी, फिर सोनाक्षी दी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्यार था, लेकिन अनुशासन प्रिय विष्णु भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थीं, उतना ही डरती भी थीं। फिर भी आड़े वक्त पर हमेशा विष्णु भैया ही काम आते, चाहे पापा के कोप से बचना हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थीं। इसी तरह अपना सुख दुख, आक्रोश और आवेग बांटते दिन गुजरते रहे और वे सब भी बचपन लांघ कर जवानी के देहरी पर आ खड़े हुए। पापा ने शैलदी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी और शक्ल सूरत वाले अरविंद जीजाजी रांची विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते थे। रांची में उनका हवेलीनुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देख पापा ने झट से उनके साथ शैलदी की शादी तय कर दी थी। लेकिन शादी के बाद जब भी शैलदी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती, जिसे वे बेवजह ही हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में शालिनी को रांची जाना पड़ा। ये सोचकर वह बेहद खुश थी कि शैलदी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि शैलदी के चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। अरविंद जीजाजी जैसा नीरस और क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर समय शैलदी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती, फिर भी उन्हें पत्नी में कोई गुण ही नजर नहीं आता, बस कमियां ही कमियां निकालते रहते। लेकिन शैलदी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सुनती रहती। जिस दिन उसे पटना लौटना था, शैलदी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बोलना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी थी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार दी। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है। कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत, क्या मैं नहीं जानती कि आपकी सहेली हेमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था। आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया। क्या दोष था राहुल का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था, पर आपको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच न आए। मैं तो कहती हूँ अगर आप राहुल के साथ भाग जाती, तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। कम से कम आप तो चैन से रहती। शैलदी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था, पर उनकी आंखें भर आई थीं।
टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा हो। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही सोनाक्षी दी की शादी पापा ने काफी ऊंचे खानदान में की थी। प्रतीक जीजाजी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से सभी लोग बेहद खुश थे। सोनाक्षी दी की सास कलावती भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी, लेकिन सोनाक्षी दी ने जब एक के बाद एक दो बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सासू मां का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी न उनके जर्जर होते शरीर का ख्याल था, न ही छलनी होते दिल का। तभी समझौता नहीं करने वाली सोनाक्षी दी की जिंदगी ही समझौता बन गई थी। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची थी। उनके बेटे को तो उनकी सासू मां ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद अनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल नहीं सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गईं। दोनों बहनों के दारुण दुख ने शालिनी का हृदय तार तार कर दिया और उसने शादी न करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझाते रहे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी थी। MSc करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात केशव से हुई। निश्चल मन का केशव काफी सुलझा हुआ इंसान था। शालिनी की हर तरह की उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया, जिसका आभास शालिनी को भी जल्द ही हो गया। केशव के प्यार और निष्ठा ने शालिनी के शादी न करने के फैसले को ये जानते हुए भी बदल डाला कि केशव विजातीय है। केशव से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। पापा से ज्यादा तो विष्णु भैया तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, जो इस शादी के लिए इजाजत मांगने आ गई? अगर तुमने केशव से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मजबूर होकर शालिनी और केशव ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। तभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, न अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश ही की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी, जो सिर्फ इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर भी शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर शेखर की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध बोध जब तक तक्षक की तरह फन उठा उसके मन को डिंसने लगता। तभी कॉलबेल की आवाज सुन उसके भटकते मन पर लगाम लगी। वह दरवाजे की तरफ लिपकी। केशव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वह लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। केशव से चाय तक पूछने का उसे होश नहीं रहा, बस जल्दी से पत्र खोल पढ़ने बैठ गई। शालिनी आशीष, समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख तुम्हें समाज के कुटिल कटाक्ष से बचाना चाहिए था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन कर अपना चेहरा उज्ज्वल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने ही घर में पराये हो गई। कई अपमान व दर्द झेले, अगर आज तुम मुझे क्षमा न भी करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में भी पल पल तुम्हारा इंतजार देखा। फिर भी मम्मी पापा ने अपने बेटे और अपने बुढ़ापे के एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं, जो किसी से नहीं हारता वो अपनी ही संतान से हार जाता है।
मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी अनन्या ने मुझे लाकर उसी दोराहे पर खड़ा कर दिया, जहां लाकर कभी तुमने हम सबको खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला रह जाऊंगा। तभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी, तब मेरी समझ में आया कि मेरे हाथों कितना बड़ा अन्याय हो गया। अब अक्सर ही माँ की कातर दृष्टि की याद मुझे सहमा जाती है। इस पत्र के साथ अनन्या की शादी का कार्ड भी है। अगर तुम और केशव मुझे माफ कर सको तो सारी प्रताड़ना, अपमान और उपेक्षा को भुला अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या की शादी में अवश्य आओ। अगर माफ ना भी कर सको तो भी पापा की प्रतीक्षा करती आंखों का ख्याल करके जरूर आओ। तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे भैया। शादी के कार्ड पर फोन नंबर लिखा था। शालिनी केतालू से चिपक गई, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गए। कौन? क्या? शालिनी। हाँ, मुश्किल से एक शब्द निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच माफी जैसे शब्द कहाँ से आ गए? ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफी मांगे, ये तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हैं। आज भी आप मुझे डांटकर अधिकार से बुलाए, देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ी चली आती हूँ। तभी उधर से भैया की आवाज आई, ज्यादा 3-5 मत कर, जल्द से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुन आंसुओं के सैलाब के बीच भी शालिनी हाथ खुद ब खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो, भैया की आवाज थी। सुनते ही शालिनी की जुबान जैसे हंस पड़ी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस कहानी से आप